हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज इंडियन पॉलिटी की तीसरी क्लास, और इस तीसरी क्लास में हम आज डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। कल भी हमने क्लास लिया था और उस क्लास में हमने बात की थी। आज का जो सेशन है वो भी इंडियन पॉलिटी पर बेस्ड है और ये सेशन एसआई और दिल्ली पुलिस और भी जो एग्जाम्स है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, कॉपी के साथ इसको नोट डाउन भी करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है, वो किसके प्रति होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 75 को, ठीक है, आर्टिकल नंबर 75 का जो क्लॉज 3 है ना, उसमें यह दिया गया है कि जो मंत्रिमंडल होगा लोकसभा के प्रति क्या होगा, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, सामूहिक रूप से क्या होगा, ये उत्तरदायी होगा। और आर्टिकल 75 में ही दिया गया है, क्या चीज दिया गया है, प्रधानमंत्री की और प्रधानमंत्री के सलाह से अन्य मंत्री। ठीक, आर्टिकल 75 को याद रखेंगे हम लोग कि आर्टिकल 75 में क्या दिया है। तो आर्टिकल 75 में दिया है प्रधानमंत्री 10 जो मंत्री परिषद है ठीक है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक, तो मंत्रिमंडल अगर देखा जाए तो सामूहिक रूप से जवाबदेह हो गया लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, कौन करेगा भाई। पहली चीज तो याद रखिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों की है वो राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो हमेशा याद रखिए आंसर हमारा ये है। अब अगर हम बात करते हैं कि जब वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की करता है, ठीक, तो किससे सलाह लेता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जब वो नियुक्ति करेगा तब वह स्वतंत्र है। लेकिन जब 35 की नियुक्ति करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेना क्या है, अनिवार्य है उसकी। जब वह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, तो वह सलाह लेगा किससे, वह सलाह लेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और उस संबंधित राज्य के राज्यपाल से लेगा। ठीक है, अगर वह हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की करता है, अन्य न्यायाधीशों की जब वह नियुक्ति करेगा तब वह 3 लोगों से सलाह लेता है। जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेगा, राज्यपाल से सलाह लेगा, प्लस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी क्या करता है, ये सलाह लेता है। और एक चीज याद रखेंगे हम लोग कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिया है आर्टिकल 124 से लेकर के तो 32 तक, तो 47 तक, ठीक है हमारे पास। और जो हाई कोर्ट दिया गया है आर्टिकल 214 से लेकर के आर्टिकल 232 तक, ठीक है। चीज आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान है, याद रखिए। ठीक है, तो हम कहते हैं सीएजी। कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सीएजी किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 148 से लेकर के आर्टिकल 151 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, ऐच्छिक है, स्थायी है या पसंद है। तो भाई साहब, ठीक, तो ऐच्छिक, स्थायी और पसंद का तो मतलब नहीं, ये अनिवार्य है, ठीक है ना, अनिवार्य है। और आर्टिकल नंबर 1 अगर आपने पढ़ा हुआ है, आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है,
भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। लेकिन ये संघ क्या है? भारत, याद रखिएगा, भारत नासवान राज्यों का, नासवान राज्यों का अविनाशी संघ है। क्या है ये? नासवान राज्यों का अविनाशी संघ है। अर्थात राज्य टूट सकते हैं लेकिन संघ, राज्य टूट सकते हैं, संघ नहीं टूट सकता। दूसरी चीज कि अगर यूएसए और इंडिया में देखा जाए, जैसे एक फेडरेशन है, ठीक, और इंडिया क्या है? यूनियन है। और भारत के जो संघ का निर्माण है वो राज्यों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है ना? यह संविधान की घोषणा है और कोई भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकता, ठीक है? ये भैया अनिवार्य है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखित में कौन सा राज्य का घटक नहीं है? देखो भाई, सत्ता का मतलब लेते हैं प्रभु सत्ता से। किसी भी राज्य के लिए संप्रभुता सबसे इंपॉर्टेंट है। जनता, जनसंख्या, भूभाग भी, तो शासन। अगर संप्रभुता है तो शासन भी है, क्या नाम? अगर संप्रभुता है, संप्रभुता, ठीक, और संप्रभुता का संबंध किससे है भाई? वैध सत्ता से है। किससे है? वैध सत्ता, संप्रभुता। और अगर किसी राज्य के पास संप्रभुता नहीं है तो वो राज्य ही नहीं है। अगर हम इंडिया को देखते हैं कि क्या इंडिया 1947 से पहले संप्रभु राज्य था? आफ्टर 1947 वो संप्रभु राज्य बना। संप्रभु राज्य क्या होता है? एक ऐसा राज्य जिसके ऊपर कोई बाह्य सत्ता का हस्तक्षेप ना हो, वह अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, वह संप्रभु राज्य। और संप्रभुता की जो सबसे बेस्ट परिभाषा दी गई, संप्रभुता की सबसे अच्छी परिभाषा दी है और जॉन ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन ने दिया है। संप्रभुता की सबसे बेस्ट परिभाषा किसने दिया? जॉन ऑस्टिन ने दिया, ठीक है? याद रखिएगा, संप्रभुता, संप्रभुता किसी भी राज्य की वह चीज है जिसको हम अलग नहीं कर सकते। अगर हमने किसी को दे दिया, संप्रभुता दी नहीं जा सकती, यह अधेय है। अगर हमने किसी को दिया, आप ये समझिए कि वो राज्य रहा ही नहीं, सारे अधिकार दे दी। और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपसे दूं तो 47 से पहले का भारत संप्रभु राज्य नहीं, तो 47 के बाद का भारत क्या है? संप्रभु राज्य है, संप्रभुता। और जनसंख्या भी चाहिए हमें, भूभाग, निश्चित बाउंड्री तो बहुत आवश्यक है। अगर निश्चित बाउंड्री नहीं होगी तो हम ये कैसे पता करेंगे कि हमारा कोई भी कानून हमारा इसी बाउंड्री के अंदर ही लागू होगा? हमारा कोई भी कानून चाइना पर नहीं चलेगा, पाकिस्तान पर नहीं चलेगा, अफगानिस्तान पर नहीं चलेगा, ठीक है ना? इसका मतलब भाग, निश्चित बाउंड्री होना आवश्यक है जिससे ये पता किया जा सके कि हमारा कानून कहां तक मान्य था, ठीक? यहां पर घटक नहीं है शासन। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है, देखिए, धर्मनिरपेक्ष, याद रखिए, पहली चीज है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमने वर्ड जोड़े समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, तथा और खंडता को जोड़ा हमने, ठीक है? ये वर्ड जोड़े तो हमने क्या बात की? धर्मनिरपेक्ष की बात की। बोल रहा है धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? हमने धार्मिक अधिकार की जब बात की तो आर्टिकल से लेकर के 28 तक बात की, 25, 26, 27 और 28। और याद करने का तरीका याद रखो, धर्म, कार्य, कर,
ये चारों आर्टिकल तैयार, ठीक है ना। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार है। अब दूसरी चीज है कि धर्म को मानने का अधिकार है, लेकिन जिस धर्म को हम मानेंगे उसके लिए कुछ कार्य और प्रबंधन भी करेंगे। कार्य और प्रबंधन करने का अधिकार। अब कार्य कैसे होगा भैया? पैसा होगा तब होगा। कर देने अथवा न देने का अधिकार, और राज्य द्वारा पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा जाएगी, और जिस धर्म को हम मानते हैं उसमें शिक्षा, उपासना, पूजा पाठ करने। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि भारत का कोई अपना धर्म है, लेकिन भारत सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म को स्वेच्छा से मानने का अधिकार प्रदान। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? धर्म विरोधी है ही नहीं, अधार्मिक भी नहीं है, धार्मिक राष्ट्र भी नहीं है। क्या हो गया? धर्म विरहित। धर्म विरहित का मतलब हो गया तटस्थ। तटस्थ। हमारा देश का कोई अपना धर्म नहीं, तटस्थ है। कहता है कि सभी नागरिकों को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, समान रूप से यह सम्मान देता है और सबको समान रूप से आदर करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक समय में का एकमात्र साधन है कि विधानमंडल से संबंधित है। कानून आज की डेट में राजा का शासन नहीं है, कार्किज्म नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है, दिस इज डेमोक्रेसी। जनता का शासन है ना। और जनता के शासन में कानून कौन बनाता है? जनता बनाती है ना। और जनता बनाती है और किसके माध्यम से? अपने माध्यम से। कहाँ भेजती है? विधानमंडल में। याद रखिए, प्रस्तावना का पहला वर्ड पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। आंसर हमारा इसका विधानमंडल। और जनता कैसे बनाएगी? ध्यान रखिएगा, एक वर्ड लिखा जाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। लिखा जाता है हम भारत के, का अर्थ होता है संविधान शक्ति जनता में निहित है। अब वो जनता में कैसे निहित है समझिए। ये जनता है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, हम सब जनता है। जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। अपने प्रतिनिधि का चुनाव। इस प्रतिनिधि कहाँ भेजती है? विधानमंडल में। तब संसद भेजती है, विधानमंडल में भेजती। विधानमंडल में क्या बनता है भैया? विधान बनता है या कानून, ठीक है ना। जनता ने अपने प्रतिनिधि को विधानमंडल में भेजा और विधानमंडल क्या बनता है? कानून। अब ये कानून किसके लिए बना है? जनता के लिए। और कौन बना रहा है? जनता ही बना रही है, ठीक। जनता ही संप्रभु है, संविधान के अंतिम संहिता में ही नहीं है, संप्रभु भी जनता ही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सामाजिक समता से क्या आशय है? समता क्या अभिप्राय है? पहली चीज तो ये हमें समझना है कि समता का मतलब क्या है। तो क्या है? क्षमता। याद करो, आर्टिकल नंबर 14 से 18 में दिया गया है क्षमता का अधिकार या समानता का अधिकार। बात करता है कि इसकी इक्वलिटी की बात करता है, इक्वलिटी समानता की बात करता है ना। और आर्टिकल 14 का कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों। डेविड डाइसी की एक पुस्तक है लॉ ऑफ, और ये जो लॉ ऑफ पुस्तक है ना, इस पुस्तक में दिया गया रूल ऑफ कानून का शासन। अब समता से क्या अभिप्राय है? कानून के समक्ष सब समान है, समाज में सब समान, समाज में कोई भाव नहीं है, समाज में भेद। लेकिन इसका सबसे सटीक आंसर हम देख पा रहे हैं तो है कानून के सामने सब समान है, ठीक। और आर्टिकल नंबर 14 आप जब भी पढ़ेंगे तो याद रखिएगा, इसमें चीज क्या दी गई है? एक दी गई है के समक्ष
जो हमने लिया है ब्रिटेन से, कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। एक लिया गया, एक है का समान संरक्षण। ये कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया। ठीक, कहां से लिया गया है? यूएसए से। दोनों याद रखिए, ये नकारात्मक और ये सकारात्मक, याद रखिए। आर्टिकल 14 आप जब भी, फाइन, चीज थोड़ा सा और आगे जाते हैं आप एवी डाइसी की पुस्तक का आप नाम याद रखेंगे। की पुस्तक एवी डाइसी की पुस्तक है, और एवी डाइसी की जो पुस्तक का नाम है लॉ ऑफ, क्या नाम है उसका? लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी में दिया गया है क्या चीज? ऑफ लॉ दिया गया है, यानी कानून का शासन दिया। ठीक, ये हमारे पास हो गया समता। अगला क्वेश्चन है, किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? तो भाई साहब, एकल और दोहरी को तो गलत ही मान लो, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में एकल है, दोहरी का प्रश्न है। वैसे में दोहरी नागरिकता, और स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता। भारत में एकहरी नागरिकता है, वैसे में दोहरी नागरिकता है, और स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता है। ठीक है, ये भी गलत है। नागरिक और राजनीतिक नहीं है, राष्ट्रीय और प्रादेशिक। ये देखो, नैसर्गिक, प्राकृतिक और आंगिक। अब समझिए, थोड़ा सा समझिए। नागरिकता है, आपको मेरे 10 क्वेश्चन में कम से कम आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, इतना मुझे पता। तो नागरिकता है, वो भाग कौन सा है? भाग 2 है, आर्टिकल 5 से 11 में दिया गया है। ठीक है ना? ये चीज, जो नागरिकता का आर्टिकल 5 से लेकर के 8 तक है, वो भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए है। 9 नंबर में दिया गया है कि भैया समापन कैसे होगा। 10 नंबर में दिया गया है, किसी व्यक्ति की नागरिकता को संसद द्वारा बनाई गई विधि के अतिरिक्त समाप्त नहीं किया जा सकता है। और 11 नंबर में दिया गया है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल, ठीक है, यहां हम देखेंगे। लेकिन नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त होती है? 5 प्रकार से प्राप्त होती है। प्रकार से होती है, 5 प्रकार से प्राप्त होती है। पहला है जन्म, के बाद वंश परंपरा से, फिर हमारे पास है भूमि विस्तार से, फिर हमारे पास है देशीकरण से, और क्या है? पंजीकरण। ठीक, इतने ही प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है, 5 प्रकार से। ठीक है ना? कोशिश करता हूं कि आज आवाज आपको आ रही होगी। आज मेरे ख्याल से प्रॉपर तरीके से माइक वर्क कर रहा है, और प्रॉपर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहे हों। मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, और 10 क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन करिएगा, तो हर क्वेश्चन के साथ में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देता हूं, तो आप 10 का 20 समझिए आप उसको, है ना? मैं आगे भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आदत दे आ रहा हूं कि आप अच्छे से प्रश्नों को करिए। क्या है ना कि सेशन छोटा होता है, तो आप थोड़ा पढ़ने में मन लगाते हैं कि देखिए क्या है, ठीक है ना? इसमें ये चीज है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? बड़ा सिंपल सा यार, राजनीतिक अधिकार नहीं है भाई साहब। सार्वजनिक पद है ही भाई साहब, मतदान का है ही। ठीक, क्या शिक्षा का है? नहीं। शिक्षा का अधिकार क्या है? ये हमारे, याद करो, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा आर्टिकल 21A में बोला गया, 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु तक बच्चों को शुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की। और जैसे ही ये संशोधन हुआ है, वैसे ही संशोधन के होने के बाद, याद करिए, आर्टिकल 51 में एक 11वां कर्तव्य भी क्या किया गया, जोड़ गया, जो पेरेंट्स, माता पिता का ये कर्तव्य कि वो क्या करेंगे, शिक्षा प्रदान। इसके साथ साथ आप इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल 45 में देख सकते हैं, कहा गया था 6 वर्ष आयु तक की प्रारंभिक शिक्षा और स्वास्थ्य की देखरेख राज्य द्वारा की जाए।
और 86वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने उसको किया यहाँ पर जीवन के अधिकार के साथ जोड़ दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि आप आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? ठीक, अब भैया राष्ट्रपति के बारे में एक चीज याद रखिएगा, आर्टिकल 52 से लेकर के इधर अगर देखा जाए तो 62 तक है, लेकिन 61 तक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहां पर बोल रहा है राष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति को देगा राष्ट्रपति। 52 में दिया गया है भारत का क्या होगा? राष्ट्रपति, याद रखिएगा भैया। ठीक, 53 में क्या दिया गया है? 53 में दिया गया है कि वो संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति। 54 में क्या दिया गया है? चुनाव में कौन भाग लेगा, कल भी बताया था मैंने आपको। 55 में दिया गया है किस प्रक्रिया से होगा? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत एकल संघ। 56 में क्या दिया गया है बेटा? पदावधि दी। 57 में क्या दिया गया है? कितनी बार भी ये रह सकता है, अमेरिका की तरह नहीं है कि 2 बार ही रहेगा, कितनी बार ही बनते रहो मेरे भाई। 58 में योग्यता दी गई है। 59 में शर्तें दी गई हैं। क्या दी गई हैं? शर्तें दी गई हैं। 59 में शर्त क्या है? राष्ट्रपति का कोई भी बार है ना संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य का ऐसा है तो पद ग्रहण करने की तारीख से उसका पद क्या होगा? शून्य माना जाएगा। और 60 नंबर में क्या दिया है? शपथ। ठीक है ना, 60 में क्या दिया है? शपथ। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष लेता है। और 61 में क्या दिया गया है? महाभियोग। क्या दिया गया है? आज के सेशन में मैं 10 क्वेश्चन करा रहा हूं और ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो डिस्क्रिप्शन है मैं करता हूं वो आपको याद रखना है। केवल 10 क्वेश्चन, हार्डली आपका 20 या 15 होता है, आप उसको एक बार देखिएगा, आपको याद रहेगा। कल हम इसी समय मिलते हैं, कल मिलेंगे आपसे और कल भी आप इसी के आगे हम स्टार्ट करेंगे 11 नंबर से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू रहिए और हमारे चैनल एडवांस क्लासेस को प्रोग्रेस करने के लिए, बढ़ाने के लिए प्रयास करिए। हम भी इस महाभारत के रण आ गए हैं, लील भले ही धार मुझे लौटना नहीं। ठीक है दोस्तों, राइट, थैंक यू सो मच, ऐसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू।